नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण क्लास जो होती है वो करंट अफेयर की डेली बेसिस की 27 अगस्त 2026 की करंट अफेयर है। टॉप 10 करंट अफेयर जो है वो MCQ बेस है, प्लस एक्सप्लेन करके भी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट 2026 के अगस्त की बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितने टैबलेट खरीदने की जो क्या वो मंजूरी जो क्या वो दी गई है। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने ये इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर कितने लाख टैबलेट होंगे, तो यहाँ पर होंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 लाख टैबलेट खरीदने की जो क्या वो मंजूरी जो दी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट 25 अगस्त 2026 को 25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी। यह टैबलेट जो होगा वो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र युवाओं को मुफ्त में बांटे जाएंगे ताकि उनको डिजिटल और कौशल और शिक्षा को बढ़ावा जो क्या वो मिल सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा 25 अगस्त 2026 को बीजिंग में आयोजित भारत चीन विशेष प्रतिनिधि यानी कि SR सीमा वार्ता के 25वें दौर में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत के जो प्रतिनिधि जो हमारे NSA हैं, जैसे कि आप सबको पता है NSA कौन है, तो NSA जो हमारे हैं वो हैं अजीत डोभाल। ठीक है, NSA कौन है, तो वो NSA जो है वो क्या है अजीत डोभाल। तो उन्होंने 25वें दौर में दौरा किया है चीन का, वहाँ पर क्या है भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुँचे हैं अजीत डोभाल जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजिंग में आयोजित, बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। ठीक, बीजिंग क्या है, चीन की राजधानी है। इस 25वें दौरे की वार्ता में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA ने अजीत डोभाल ने चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी ने हिस्सा लिया है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा LAC है यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति बनाए रखना और द्विपक्षीय संबंधों को क्या है वो सुधारना। इस बात पे क्या है वो 25वें दौर पे वार्ता और चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि U20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2026 में महिलाओं को 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर किसने ये क्या है एक इतिहास रचा है। ठीक, यानी कि महिलाओं को 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास जो है क्या ये रचा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम पंघाल, काजल धोचाक, विनेश फोगाट या अंशु मलिक, यानी कि ये जो हमारे क्या है टोटल कितने चार ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। काजल धोचाक जो है वो महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत कर जो है क्या इसने क्या है एक इतिहास रचा है। तो ये जो U20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2026 में ये इसका आयोजन किया गया था अगस्त में, जो ये काजल धोचाक जो है क्या है इन्होंने क्या इसे स्वर्ण पदक जीत कर इसने इतिहास रचने का जो क्या वो काम किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो काजल धोचाक स्लोवाकिया में 21 अगस्त 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में चीन के जिंगारू सन को 7.0 से हराकर लगातार दूसरी बार U20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जो क्या इन्होंने क्या है अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको हमें उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें क्या है समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि त्योहारी सीजन से पहले घरेलू चीनी की कीमत को स्थिर रखने के लिए सरकार ने कितनी कच्ची चीनी को शुल्क मुक्त आयात को जो क्या वो मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि जो कच्ची चीनी है उसके शुल्क जो है उसमें मुक्त आयात की जो क्या वो मंजूरी दी। जैसे कि आप सबको पता है कि चीनी का जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कहाँ 40-45 रुपये था, अब 65 से 70 रुपये किलो हो गया यानी KG हो गया। तो थोड़ा सा इसका क्राइसिस है और जो भी चीज़ें हैं वो आ रही हैं, लेकिन इससे क्या है कि एक थोड़ा सा लोगों के अंदर थोड़ा सा अब वो देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर, चाहे वो उसका मीम बनाना या जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे सरकार जो है थोड़ा सा ध्यान दे रही है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को जो क्या मंजूरी दी गई, तो वो लमसम बात करते कितने लाख टन की है। ठीक, कितने लाख टन की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर सही ऑप्शन की तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही होगा, यानी 10 लाख टन की। ठीक, कितने 10 लाख टन की जो क्या वो मंजूरी दी गई है। ठीक, कितनी 10 लाख चीनी शुल्क मुक्त आयात की जो क्या वो मंजूरी दी गई है। अगर यहाँ पे देखें तो सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और त्योहारी सीजन से पहले, यानी कि त्यौहार की बात करें जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है
तो तिहवारी सीजन हो गया। तो कीमतों को नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 10 लाख टन यानी कि 10 लाख टन कच्ची चीनी की ड्यूटी जो फ्री शुल्क यानी कि जो एक टैक्स जो शुल्क लगता है उसको क्या है ड्यूटी फ्री शुल्क मुक्त आयात की जो क्या वो एक अनुमति जो क्या वो दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा पांचवा क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय की एक नई पीठ यानी कि एक नई बेंच जो क्या स्थापित करने की जो क्या वो मंजूरी दी गई। अब यहाँ पर किसने दिया है, जैसे कि लद्दाख जो है यानी कि हमारा वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो अगस्त 2026 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उच्च न्यायालय की एक नई बेंच यानी कि एक नई पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी गई। तो ये कहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 5 है, तो यहाँ पर बात करते तो वो दी गई है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा लद्दाख। तो इसकी जो मंजूरी दी गई है वो लद्दाख में दी गई। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करें जाने, जैसे कि हमने बता रखा है कि 20 अगस्त 2026 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने क्या किया कि लद्दाख में इस उच्च न्यायालय की एक नई पीठ स्थापित करने की जो क्या वो सहमति दी गई। तो यह जो है श्रीनगर, ठीक क्या यह है श्रीनगर और जम्मू के बाद इस उच्च न्यायालय की तीसरी पीठ होगी। ठीक, इससे पहले श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में था, तो यानी कि श्रीनगर में दिया है, फिर जम्मू कश्मीर में दिया, इसके बाद ये एक तीसरी पीठ है यानी कि तीसरी बेंच जो है लद्दाख में जो क्या स्थापित की जा रही है यानी कि मंजूरी दी गई। तो ये तीसरी पीठ होगी यानी तीसरी जो क्या लद्दाख को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है छठे की बात करें तो अगस्त 2026 में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति, ठीक अगस्त 2026 में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति की बात करें तो किसे निर्वाचित किया गया है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इससे पहले जो क्या है वहाँ पर थोड़ा सा कुछ न कुछ वहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी, एक लेडीज़ थी, तो उन्होंने क्या किया कि अभी उनका कुछ स्पीच चल रहा था जो मैंने सुना था, का नाम नहीं याद आ रहा, तो वो क्या है कि उसके बाद क्या है बांग्लादेश के 30वें राष्ट्रपति के रूप में जो है क्या है निर्वाचित किया गया है। 30वें राष्ट्रपति के रूप में अगर निर्वाचित के बाद का इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर को जो है क्या वो 30वें राष्ट्रपति के रूप में जो क्या ये निर्वाचित किए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें, हाँ शायद क्या नाम है उनका, शेख हसीना, ठीक है, जो इससे पहले जो राष्ट्रपति शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना ने अभी अपने इंडियन प्लेटफॉर्म में से कुछ कोई एक न्यूज़ है कि इस पर उन्होंने क्या अपना कुछ भाषण वगैरह जो है क्या वो दिया था। ठीक, तो यहाँ पर बांग्लादेश ने क्या किया, नेशनल BNP, ठीक, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो हैं मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर। ठीक है, तो ये BNP की पार्टी के जो नेता हैं मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, तो 20 अगस्त 2026 को 23वें राष्ट्रपति के रूप में जो क्या इनको क्या है वो चुना गया है। वहाँ की जनता जो क्या है वहाँ पर इनको चुना है। अब वहाँ की चुनाव प्रक्रिया क्या है मैं नहीं पता, जैसे कि हमारे वहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जनता द्वारा नहीं होता है, जैसे कि आप सबको पता है, नहीं पता तो बता देते। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जब आप संविधान पढ़ेंगे वहाँ पे, तो हम लोग जो क्या है जो MLA MLC होते हैं उनको हम लोग क्या है चुनते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति को चुनाव होता है वो हम लोग सीधे जो क्या वो वोटिंग नहीं करते। उनका जो वोटिंग प्रक्रिया है, जो सांसद लोग हैं, जो विधानसभा के जो MLA MLC हैं वो लोग अपना मत देते हैं, उसके हिसाब से हमारे वहाँ भारत की जो राष्ट्रपति उनका जो क्या वो निर्वाचन होता है। ठीक है, अब वहाँ की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है वो चीज़ें हमें नहीं पता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश ने दूरसंचार यानी कि टेलो कम्युनिकेशन और IT सहयोग हेतु एक क्या है वो समझौता किया है। ठीक, क्या किया है, एक समझौता किया है। तो अगर IT सेल के रूप में अगर समझौता किया है तो कौन सा समझौता किया है, किससे समझौता किया है, ये चीज़ थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। तो जो समझौता किया है वो किया है ब्राज़ील से। तो भारत और ब्राज़ील ने टेली कम्युनिकेशन और IT सहयोग है, दोनों देशों के बीच जो क्या एक समझौता हुआ है। तो ये अगर समझौते की बात करते हैं यहाँ पर, तो भारत और ब्राज़ील ने अपने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर जो क्या वो हस्ताक्षर जो क्या वो किए गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या 8 है।
8 की अगर हम बात करते हैं तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो कौन बन गए, ठीक। यानी कि विश्व टेस्ट आईसीसी का जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है तो इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो कौन बन गए हैं। इसे देखें यहाँ पे पैट कैमिस, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क या रविचंद्र अश्विन, ये क्या है हमारे टोटल 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिशेल स्टार्क जो हैं वो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो क्या है ये बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं मिशेल स्टार्क, तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यानी कि WTC के सभी चक्रों को मिलाकर अगर देखें तो सर्वाधिक विकेट झटकने का नया रिकॉर्ड जो क्या है इन्होंने अपने नाम जो क्या वो कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है इन्होंने अपने नाम कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वो ये कह रहा है कि प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया एमिलिया कोडा, कौन सा एमिलिया कोडा थारू जनजाति संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे ये है कि जो हमारी एमिलिया कोडा थारू जनजाति है संग्रहालय है वो किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है वो हमारा 9th की अगर हम बात करें जो अगर एमिलिया कोडा थारू जनजाति संग्रहालय की अगर बात करें तो ये जो हमारा होगा वो होगा है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे जो यूपी के रिलेटेड आपके जो स्टेट गवर्नमेंट जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके तौर पे अगर हम देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन की या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप किसी डायरी में इसको नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आने के जो चांसेस होते हैं वो 99.9% होते हैं, ठीक है। तो जो एमिलिया कोडा थारू जनजाति संग्रहालय है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के पास स्थित इस संग्रहालय को उसकी बेहतरीन और जिम्मेदार पर्यटन पहलों तथा थारू जनजाति की संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयासों के लिए इस अवार्ड के लिए इसे क्या है अवार्ड के लिए जो क्या वो चुना गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें हाल ही में कौन सी भारतीय शहर यानी कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखें कौन सा भारतीय शहर है जो वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में जो कैसे शामिल किया गया। अब इसे यहाँ पे हम देखते हैं चेन्नई, बंगलोर, मुंबई, पुणे, ये हमारे क्या है टोटल 4 ऑप्शन, ठीक। 4 ऑप्शन यहाँ पर जैसे कि सबसे बिजी और बेस्ट शहर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा जैसे मुंबई। तो यहाँ पर जो क्या तो ये जो क्या है वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल किया गया है वो है शामिल किया गया है मुंबई को। तो मुंबई को शामिल किया डिजिटल नोमैड्स रिपोर्ट रिमोट वार्किंग पेशेवर के लिए उपयुक्त शहरों के एक वैश्विक वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जो क्या स्थान जो क्या वो इसे दिया गया है, ठीक। किसको दिया गया है मुंबई को जो क्या ये स्थान दिया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास थी यानी कि 27 अगस्त 2026 की ये क्लास जो हमारी क्या है फाइनली कंप्लीट हुई। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जैसा कि हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं। और कमेंट करके बताइए कि ये जो हमारी करंट की जो क्लासेस चलती है ये कैसी है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम नॉलेज के नाम से। वहाँ पर अगर आपको PDF वगैरह भी चाहिए तो हम आपको वहाँ पर भेज सकते हैं। और बस इतना ही उम्मीद है आपसे और आपका ढेर सारा जो प्यार दुलार है वो आप सभी लोगों को है। और 28 अगस्त को रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन को आप सभी भाई बहन जो भी हैं बहन लोग सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।